हेलो एवरीवन, जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन पे देखने मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि निम्नलिखित में से किस फसल में कंपोजिट एवं सिंथेटिक किस्मों का प्रयोग कैसा है, और जिसमें आपको बताया गया था कि कंपोजिट और सिंथेटिक किस्मों का प्रयोग याद रखिएगा मक्का फसल में कैसा है। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपोजिट और सिंथेटिक किस्मों का प्रयोग या इनका डेवलपमेंट किस फसल में कैसा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा मक्के फसल में कैसा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो यह रहने वाला है कि लाल मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर होता है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है पश्चिम बंगाल और फोर्थ है उड़ीसा। तो याद रखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लाल मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है लाल मृदा का क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होता है ये होता है, याद रखिएगा तमिलनाडु में होता है। और अगर हम बात करते हैं जो ओवरऑल सोइल होती है उनमें से लाल मृदा का कितना % एरिया है, तो ये होता है 10% होता है। याद रखिएगा जितनी भी प्रकार की सोइल होती है उनमें से अगर हम बात करते हैं लाल मृदा का क्षेत्रफल तो ये होता है 10%। और अगर आपसे पूछा था कि लाल मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो आपको राइट आंसर क्या बताना है, तमिलनाडु में है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा विन्यास सोइल टेक्सचर किसके द्वारा बदला जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि उर्वरक का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके, टिलेज क्रिया अपनाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मृदा विन्यास सोइल टेक्सचर को किसके द्वारा बदला जा सकता है। दोबारा से ऑप्शंस देख लीजिए कि उर्वरक का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके, टिलेज क्रिया अपनाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर क्यों है, तो इसका रीज़न जान लीजिए कि सोइल टेक्सचर के बारे में आपसे कभी भी पूछा जाता है, याद रखिए ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मृदा विन्यास या सोइल टेक्सचर को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी इसे बदला नहीं जा सकता है। मतलब एक परमानेंट आप मान सकते हो, इसका एक क्या होता है, एक विशेषता होती है। मृदा की एक परमानेंट विशेषता कौन सी होती है, वो होती है मृदा विन्यास या सोइल टेक्सचर, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा है। उर्वरता स्तर, पीएच मान, मृदा विन्यास या फिर मृदा सन स्तर। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा है। उर्वरता स्तर, पीएच मान, मृदा विन्यास या फिर मृदा सन स्तर। आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि सोइल टेक्सचर को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थायी गुण मतलब परमानेंट गुण है, वो कौन सा होता है, वो होता है सोइल टेक्सचर या फिर मृदा विन्यास होता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस फसल में सबसे ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कैसा है। अब याद रखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कन्फ्यूज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कीटनाशक का प्रयोग। मतलब याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंसेक्टिसाइड का। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी फसल है जिसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कैसा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वीडीसाइड का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये पूछा गया है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग। तो आपको सोच समझ के इसका राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि इंसेक्टिसाइड का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस फसल में किया जाता है, धान में, कपास में, तिलहन में या फिर सब्जियों में। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है कॉटन में किया जाता है, कपास में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, कॉटन या कपास में किया जाता है। और कपास को याद रखिएगा वाइट गोल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है, मतलब सफ़ेद सोना के नाम से इसे जाना जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, तो कपास में किया जाता है, जिसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक होता है वीडीसाइड। तो याद रखिए इंसेक्टिसाइड का तो प्रयोग किस में किया जाता है, कपास में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है वीडीसाइड का प्रयोग
तो याद रखिएगा वीडीसाइड का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है ये क्या है, धान फसल में किया जाता है। किस में किया जाता है, धान फसल में किया जाता है। वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशी। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा खरपतवार नाशी का प्रयोग किस में किया जाता है, धान फसल में किया जाता है। और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, कपास में, सॉरी किस में किया जाता है, कपास में किया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो याद रखिएगा दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनको आप नोट कर लीजिए। काफ़ी कन्फ्यूज हो सकता है कि इंसेक्टिसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग कपास में और वीडीसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग धान में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि मृदा संरचना का संबंध किससे होता है। मृदा संरचना का संबंध किससे होता है, मृदा कणों के आकार का वितरण से, मृदा कणों की व्यवस्था से, मृदा कणों का पुंजन से, या फिर जल धारण क्षमता से। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मृदा संरचना का संबंध किससे होता है, मृदा कणों के आकार का वितरण, मृदा कणों की व्यवस्था, मृदा कणों का पुंजन, या फिर जल धारण क्षमता। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है सोइल स्ट्रक्चर के बारे में, तो सोइल स्ट्रक्चर क्या बताता है, मृदा संरचना क्या बताता है, याद रखिएगा ये बताता है मृदा कणों की व्यवस्था। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मृदा संरचना किसे बोलाता है, तो याद रखिएगा मृदा कणों की व्यवस्था को ही मृदा संरचना के नाम से जाना जाता है। या फिर याद रखिएगा सोइल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को, सोइल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है, सोइल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा ध्रुमक कीटनाशी है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, ध्रुमक कीटनाशी पूछा गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा यानी फ्यूमिजेंट आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फ्यूमिजेंट आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, लिंडेन, एंडोसल्फान, या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है फ्यूमिजेंट तो वो कौन सा होता है, याद रखिएगा ये होता है मिथाइल ब्रोमाइड होता है। याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है ध्रुमक शाकनाशी या फिर ध्रुमक कीटनाशी, ठीक है, आप बस इसका याद रखिए फ्यूमिजेंट किसे कहते हैं, या फिर फ्यूमिजेंट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया ऐसा है, तो ये क्या ऐसा याद रखिएगा मिथाइल ब्रोमाइड का किया ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सी बीटी ट्रांसजेनिक कपास का उदाहरण है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो बीटी कॉटन है, आप जानते होंगे बीटी कॉटन होती है एक, ठीक है, बीटी कॉटन मतलब बेसिलस thuringiensis क्या होता है, एक प्रकार का जीन इसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद में क्या बोला जाता है, सामान्य कॉटन को बीटी कॉटन बोला जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है एक होती है कॉटन, एक होती है बीटी कॉटन, अगर इन दोनों में आपसे कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा कि जो सामान्य कॉटन होती है उसमें बेसिलस thuringiensis नामक जीन डालने के बाद या फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो तैयार होती है कॉटन उसे बोला जाता है बीटी कॉटन, और वैसे सामान्यतः होती है वो कॉटन होती है। ठीक है, मतलब क्या किया हमने इसमें, केवल बीटी ऐड कर दिया। बीटी क्या होती है, एक प्रकार की जीन होती है जो क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। ठीक है, ये पॉइंट था, आपको कोई भी पूछ सकता है, इसलिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बीटी कॉटन होती है उसकी यहाँ पर वेराइटी आपसे पूछी गई है, किस में आपसे पूछी गई है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि ज्वादर, वारालक्ष्मी, बोलगाड़ या फिर NK-44। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है बीटी कॉटन तो इसकी क्या होगी, याद रखिएगा बोलगार्ड होती है। याद रखिएगा बोलगार्ड क्या होती है, एक प्रकार की बीटी कॉटन की वेराइटी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखिएगा जो क्वेश्चन इससे पूछा आता है वो पूछा आता है कि जो बीटी कॉटन होती है इसकी सीड रेट क्या होती है, बीटी कॉटन की सीड रेट क्या होती है प्रति हेक्टेयर। तो इसकी जो सीड रेट होती है ये होती है केवल और केवल 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीटी कॉटन होती है इसकी सीड रेट क्या होती है, वो होती है याद रखिएगा 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कीट नियंत्रण के लिए प्रकाश पास का प्रयोग किसका उदाहरण है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कीट नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश पास मतलब लाइट ट्रैप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट ट्रैप का हम यूज़ करते हैं। तो ये किस प्रकार का मेथड है, कल्चरल मेथड है, भौतिक नियंत्रण है, लीगल नियंत्रण या फिर जैविक नियंत्रण है।
आपको राइट आंसर क्या लगता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका आपको नेक्स्ट क्लास में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। जब तक आपको क्या आता है ये क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कीट नियंत्रण के जो लाइट ट्रैप का यूज़ किया जाता है किस मेथड के अंतर्गत आता है? कल्चरल मेथड के अंतर्गत, भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत, लीगल नियंत्रण के अंतर्गत या फिर जैविक नियंत्रण के अंतर्गत। ठीक है, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लीसा क्या होता है। याद रखिए ये एग्रोनॉमी में आपसे पूछा गया था लीसा क्या होता है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि लीसा होता क्या है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि LEISA फुल फॉर्म आप बता दीजिए। बस फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसके बारे में कमेंट कर सकते हो, आप इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोबारा से देख लीजिए कि लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पर आपसे पूछा गया था पोमोलॉजी पर शॉर्ट टिप्पणी कीजिए। मतलब पोमोलॉजी होती क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा पोमोलॉजी होती क्या है। तो याद रखिएगा पोमोलॉजी क्या होती है। तो पोमोलॉजी होती है, याद रखिएगा, फलों का अध्ययन करना। फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो कि पोमोलॉजी किन वर्ड से मिलकर बना होता है? पोमम प्लस लोगस से मिलकर ये बना होता है। पोमम प्लस लोगस शब्द से मिलकर पोमोलॉजी वर्ड बना हुआ है। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि पोमम प्लस लोगस, लोगस तो क्या होता है? ग्रीक, और जो ये पोमम होता है ये होता है लैटिन। याद रखिए ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोमम प्लस लोगस। दोबारा से मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, आप अच्छे से समझ पाओ जिससे पोमम प्लस लोगस। अब याद रखिएगा जो लोगस होता है यहाँ पर, ये लोगस क्या होता है? ये होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और यहाँ पर पोमम क्या होता है? ये होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको क्या बताना है? याद रखिएगा ये किस भाषा का शब्द होता है? ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का ही शब्द होता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि पोमोलॉजी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ये किन वर्ड से मिलकर बना होता है? पोमम प्लस लोगस से ये मिलकर बना होता है। और लास्ट क्वेश्चन कि ये किस भाषा के शब्द से मिलकर बना होता है? तो याद रखिए ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज